Hello guys, welcome back to my YouTube channel Final Study Touch Up with one and only yours Kriti Porwal। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए EBS के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ की पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कोई फालतू बात नहीं कर रहे हैं। और हम लोग क्लास 5th के की पॉइंट्स ऑलरेडी सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट किस नाम से हमारी NCERT की संपूर्ण निचोड़ के नाम से जो सीरीज़ है हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसका जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप आई बटन पे जाके क्लिक करके हमारी वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 4th की। ठीक है, क्लास 4th की डिस्कस करने वाले हैं हम लोग EBS। ठीक है, सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये हमारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग अपना पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में हमसे क्या बोला गया है? पहला पॉइंट हमारा दिया गया है बल्लभ के बारे में। तो बल्लभ क्या होता है? तो बल्लभ एक तरीके की नाव होती है। ठीक है, केरल के कुछ भागों में लकड़ी की बनी छोटी नाव को बल्लभ कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर है? केरल के कुछ भागों में कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी की बनी छोटी नाव को बल्लभ कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे पॉइंट। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऊँट गाड़ी। ठीक है ना। तो ऊँट गाड़ी ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? ऊँट आपको कहाँ मिलेंगे? रेगिस्तानी इलाके में, यानी कि राजस्थान साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऊँट गाड़ी अक्सर रेगिस्तान में चलती है, और रेगिस्तानी इलाका हमारे भारत में कौन सा है? राजस्थान वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जानवर और उनके कान से रिलेटेड है। ठीक है, किस जानवर के किस तरीके के कान होते हैं, तो उससे रिलेटेड पहला पॉइंट देखते हैं। तो पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के कान किस तरीके के होते हैं आपने देख ली। पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, वही उनके कान होते हैं। ठीक है, और वो जो कान होते हैं वो पंखों से ढके रहते हैं। कान कैसे होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, वही कान होते हैं। ठीक है, सिर के दोनों तरफ, और वो पंखों से ढके रहते हैं, और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छिपकली और मगरमच्छ से रिलेटेड। ठीक है, तो छिपकली और मगरमच्छ के कान कैसे होते हैं? छिपकली और मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो छिपकली और जो मगरमच्छ के जो कान होते हैं उनके भी बॉडी पे छोटा सा छेद रहता है, लेकिन उनके जो कान होते हैं वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बट उनके कान होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होती है उनके शरीर पर बाल होने के कारण बनती है। ठीक है, आपने देखे होगी शेर की डिज़ाइन अलग होती है बॉडी की, चीते की डिज़ाइन अलग होती है। ठीक है, तो वो डिज़ाइन क्यों बन जाती है? तो वो उनके बालों की वजह से बनी होती है। ठीक है, तो उनके जो शरीर पर जो बाल होते हैं उसके कारण ही जानवरों की खाल पर हमें डिज़ाइन दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगेन कानों से रिलेटेड है। ठीक है, किस मतलब जो जानवर होते हैं उनके कानों से रिलेटेड है। तो देखते हैं 6 पॉइंट हमारा क्या है। 6 पॉइंट में हमसे बोला गया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इस पॉइंट में क्या बोला गया, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और वो बच्चे देते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, और वो क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, वो पहले अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ठीक है, उनके यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हाथियों से रिलेटेड है। हाथियों से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं। तो हाथी से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम एक साथ देख ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हाथी से जुड़ा हुआ, वो क्या है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे 100 किलो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे देता है? क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता है 200 किलो, 300 किलो, 150 किलो। ठीक है, तो आपको यही चीज़ याद रखनी कि वो 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हाथियों के बारे में? हाथी जो होते हैं बहुत कम आराम करते हैं। ठीक है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, एक पॉइंट ये आप लोग
अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एक तो वो 100 किलो से ज़्यादा खा सकता है, ऊपर से आराम बहुत कम करता है, सिर्फ कितना सोता है 2 से 4 घंटा ही सोता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देगा 5 से 6 या 6 से 7, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें माइनर चीज़ें हैं जो बहुत ही ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। तो वो हाथी पानी और कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करता है, क्योंकि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हाथी के बारे में, हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान फैलाकर हवा करता है। तो आपने देखा होगा हाथी के कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो जब हाथी को गर्मी लगती है तो वो किस तरीके से अपने ऊपर हवा करता है, कान को ही अपना पंखा बना लेता है और कानों को हिलाकर अपने ऊपर हवा करता है, ठीक है। कान फैलाकर हवा करता है अपने ऊपर हाथी, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के बारे में कि जो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, उसका जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम तक होता है। कितने महीने के हाथी का, 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। 200 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट हमारा क्या है हाथियों के बारे में, हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं और हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत याद रखने वाला है, ठीक है। आपसे घुमा फिरा के वो कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन आपको चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है, इसलिए हम सारे पॉइंट्स वही लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हाथी झुंड में रहते हैं और हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। तो हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है कि हाथी के झुंड के जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो यही पूछ लेगा सबसे बुजुर्ग हाथी होता है या सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, कुछ भी पूछ लेगा घुमा फिरा के। तो आपको याद रखना है वो हथनी होती है, हाथी नहीं होता है, ठीक है। झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी, ठीक है, वही झुंड की नेता होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथियों के बहुत सारे झुंड होते होंगे, तो एक झुंड में कितने लोग रहते हैं, कितने हाथी रहते हैं, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं एक झुंड में, ठीक है। कितने, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट 9th पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, 9th पॉइंट है कि एक हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, 14 से 15 साल तक हाथी एक झुंड में रहता है, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद कैसे रहता है, अकेले रहता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हाथी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं बिल्कुल कैसे काम करते हैं, वो अपने सारे काम मिलजुल कर करते हैं, ठीक है। तो मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे कि खाने की तलाश हो गई, खेलना हो गया या नहाना हो गया, ठीक है। तो ये सारे काम वो झुंड में रहने वाले जानवर सारे एक साथ करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आने वाला है वो बगुला है, ठीक है, इग्रेट पक्षी के बारे में, ठीक है। बगुला के बारे में क्या बोला गया, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो बगुले के बारे में हमें बोला गया है कि जो 1 मिनट, ओके, बगुले के बारे में हमें बोला गया कि बगुले जो होते हैं भैंस की पीठ पर आपको जो पंछी बैठा दिखाई देता है, जनरली जो आपने देखा होगा भैंस की पीठ पे आके बैठ जाते हैं, तो ठीक है, वो कौन से पंछी होते हैं, वो बगुला होते हैं या फिर उनको ही क्या बोलते हैं, इग्रेट पक्षी, ठीक है। तो बगुला बैठ जाता है हमारे भैंस की पीठ पे आके। तो वो क्यों बैठता है आके, तो ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि बगुला जो होता है वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, ठीक है। भैंस की पीठ पर उसको कौन से कीड़े मिल जाते हैं, परजीवी कीट पक्षी मतलब कीट पतंगे मिल जाते हैं, परजीवी जो होते हैं, ठीक है। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर हो खाने के लिए, ठीक है। तो परजीवी यानी जो ऐसे कीट जो भैंस पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो वो बगुला क्या करता है, उन्हीं कीटों को खाता है आके भैंस की पीठ पर बैठ के, ठीक है। तो बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है, क्योंकि उसको परजीवी कीट को खाना होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खेजड़ी गांव के बारे में है, ठीक है। तो खेजड़ी गांव, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि खेजड़ी गांव है कहाँ पर, तो खेजड़ी गांव कहाँ पर है, जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। याद रखेंगे खेजड़ी गाँव कहाँ से रिलेटेड है, राजस्थान में भी कहाँ से, जोधपुर से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस गांव के बारे में हमें क्या बोला गया। इस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ गया, ठीक है। खेजड़ी होता क्या है, खेजड़ी बेसिकली एक पेड़ है, ठीक है, जो राजस्थान के इलाके में पाया जाता है,
ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी नाम के जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस गांव का नाम भी खेजड़ी पड़ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं, यहाँ के लोगों को बिश्नोई बोला जाता है। ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं, और ये जो लोग होते हैं वे पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में। ठीक है। खेजड़ी गांव तो हो गया, अब देखते हैं खेजड़ी पेड़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। ठीक है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है तो वो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली हमें पता है रेगिस्तानी इलाके में वही पेड़ उगते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो एक तो हो गया कि ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो दिया गया है वो ये दिया है कि इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है। ठीक है। तो खेजड़ी पेड़ की छाल को दवा एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस पेड़ की लकड़ी को कीड़े भी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि इस पेड़ की लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगते। तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा ऐसा कौन सा पेड़ है, ऐसे कौन सी लकड़ी है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ठीक है, वो खेजड़ी पेड़ की लकड़ी होती है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख सकते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो खेजड़ी पेड़ के बारे में क्या है कि इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, रेगिस्तानी इलाके में उगता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे हैं मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आज देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी में एक बोचाहा गाँव मुजफ्फर ज़िला बिहार के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं बोचाहा गांव कहाँ पर है। ठीक है। तो बोचाहा गांव कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इस ज़िले के बारे में क्या फेमस है वो भी देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो ज़िला है वो बिहार में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। ठीक है। इस ज़िले में सबसे ज़्यादा लीची के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लीची के पेड़ कहाँ पाए जाएंगे, मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार में। ठीक है। और उसके बाद लीची के फूल के बारे में क्या बोला गया कि जो लीची के फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखने की लीची के फूल होते हैं वो फरवरी में ही खिलते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है कि लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम भी करते हैं। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में क्या होता है, मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। ठीक है। किस लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, जिसकी वजह से वहाँ पर मधुमक्खी पालन भी होता है। ठीक है। तो मधुमक्खियों को पालकर शहद, यहाँ पर शहर नहीं होगा, शहर काट लीजिए, शहद। ठीक है। शहद बनाने का काम भी होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं वो मधुमक्खी से रिलेटेड है। ठीक है। मधुमक्खी के ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में। देखते हैं क्या दिया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है। उसके बाद मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है। लीची के फूल कब होते हैं, फरवरी में खिलते हैं, लेकिन जो मधुमक्खियों को अंडे देने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है। ठीक है। और यही सबसे अच्छा समय होता है किसका, मधुमक्खी पालन का भी, अक्टूबर से दिसंबर, याद रखना है। ठीक है। इसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है। कौन सी होती है, एक रानी मक्खी होती है, वही अंडे देती है। ठीक है। आपने देखो बहुत सारी मधुमक्खी लगी होती हैं किसी भी छत्ते पर, लेकिन क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है और वही सारे अंडे देती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। ठीक है। लेकिन नर मक्खियाँ बहुत ही आलसी होती हैं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है। छत्ते में क्या होते हैं, कुछ नर मक्खी भी होते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि छाती नहीं होगा, यहाँ पे छत्ता होगा। ठीक है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। ठीक है। तो
याद रखना है आपको। बहुत सारी, एक तो ये रानी मक्खी होगी, ठीक है, नर मक्खी भी होती है छत्ते में, और कौन सी होती है, काम करने वाली मक्खियाँ होती है। काम करने वाली मक्खियों का काम क्या होता है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, तो वह एक तरह का डांस करने लगती है, ठीक है। तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो वे रस से शहद बनाती हैं, और क्या करती हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। किन का होता है, काम करने वाली मक्खियों का, ठीक है। तो काम करने वाली मक्खियाँ क्या करती हैं, पहले तो फूलों का रस ढूंढती हैं। जब फूल का रस किसी भी मक्खी को मिल जाता है तो वो क्या करती है, एक तरीके का डांस करने लगती हैं, एक तरीके का नाच करने लगती हैं, जैसे कि दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। तो वो सारी मक्खियाँ वहाँ आ जाती हैं, वहाँ पे क्या करती हैं, वहाँ पे रस से शहद बनाती हैं, ठीक है। एक तो शहद बनाने का काम हो गया, ठीक है, किसका, काम करने वाली मक्खियों का। उसके बाद छत्ता जो बनाने का काम होता है वो भी कौन करती हैं, वो भी हमारी काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं। और जो बच्चों को पालने का काम है वो भी कौन सी मक्खियाँ करती हैं, हमारी काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, नर लोग होते ही आलसी हैं, ठीक है। नर मक्खी जो होती है वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, ठीक है। तो मधुमक्खियों के बारे में सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, इनसे ही सारे पॉइंट्स फंसने हैं आपके, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सारे पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चींटियों के बारे में, ठीक है। अब चींटी भी कैसी है, चींटी भी ग्रुप में रहने वाली क्या बोल सकते हैं, जानवर है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया चींटियों के बारे में कि चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, यानी कि ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सभी चींटियों का भी काम बटा होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी रानी चींटियाँ ही अंडे देती हैं। मधुमक्खी में भी क्या था, मधुमक्खी वाले में भी क्या था कि मधुमक्खी की जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या है, चींटियों की जो रानी होती है वो भी अंडे देती है, ठीक है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, बाकी और चींटियों का काम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक तो होगी रानी चींटी, दूसरी कौन सी हो जाती है, हमारी सिपाही चींटी, ठीक है। सिपाही चींटी का काम क्या होता है, सिपाही चींटी का काम होता है बिल का ध्यान रखना, ठीक है। रानी चींटी होगी, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। उसके बाद तीसरी टाइप की जो चींटियाँ हैं वो होती हैं काम करने वाली चींटियाँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाती हैं, ठीक है। काम करने वाली चींटियों का काम क्या होता है कि भोजन को ढूंढकर बिल तक लाना, ठीक है। तो चींटियों के बारे में हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखना है, जो दीमक होती हैं और जो ततैये होते हैं, ठीक है, वो भी किस तरीके से रहते हैं, वो भी समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो हमारा RTE एक्ट 2009 से रिलेटेड है, ठीक है। RTE एक्ट का मतलब क्या हो गया, RTE एक्ट का मतलब हो गया हमारा क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये लिखा भी है हमारा, क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एक्ट 2009, ठीक है। अब ये अधिनियम कहता क्या है, तो यह अधिनियम है वो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा जो अधिनियम है जो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, तो वो हो जाएगा राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितने वर्ष तक के बच्चों को ये फ्री सुविधा देता है, ठीक है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन देता है, RTE एक्ट 2009, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कुछ जगह NCERT में डिस्कस की गई है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो गांधीधाम पहला है, गांधीधाम कहाँ पर है, गांधीधाम अहमदाबाद है, और अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद भी हमारा गुजरात में है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बलसाड़ नामक जगह है, बलसाड़ नामक जगह भी कहाँ पर है, हमारी गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद कोझिकोड, ये पूछा गया आई थिंक पिछले किसी एग्ज़ाम में, CTET के ही, ठीक है। कोझिकोड कहाँ पर है, कोझिकोड केरल में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जगह है वो है मडगांव, मडगांव कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है। जगह भी आपको याद रखनी है, सीधी सीधी पूछ लेगा कि कोझिकोड कहाँ पर है, और ऑप्शन दे देगा केरल, आंध्रा, अहमदाबाद या गोवा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में, और मडगांव कहाँ पर है, मडगांव गोवा में, ठीक है। उसके जो एक पॉइंट दिया गया है हमारे
एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं। तो उसमें दिया गया था एनसीईआरटी में जो गोवा से केरल तक के जो रास्ते में, ठीक है, जब हम लोग ट्रेन से गोवा से केरल जाते हैं तो रास्ते में हमको कितनी 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं गया बट फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और वो एनसीईआरटी में दिया गया कोई भी डाटा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी जगह डिस्कस की गई है वो उडुपी स्टेशन के बारे में। ठीक है, उडुपी स्टेशन कहाँ है? उडुपी स्टेशन कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और ये क्यों फेमस है? यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, तो इसलिए उडुपी स्टेशन के बारे में यही चीज़ डिस्कस की गई है यहाँ पे। तो और ये भी आपको याद रखना है कि उडुपी स्टेशन है कहाँ पर। ठीक है, तो वो कर्नाटका राज्य में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसको बोला जाता है? उत्तराखंड राज्य को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राज्य एवं उनकी भाषाएँ। ठीक है, देखते हैं किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। इनमें से जो एनसीईआरटी में दी गई थी मैंने सिर्फ वही ली हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो पहला है हमारा केरल। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको याद रखना है कि मलयालम बोली जाती है। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोवा में जो बोली जाती है वो बोली जाती है कोंकणी। ठीक है, गोवा में बोली जाती है हमारी कोंकणी। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको पता होगा मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती। ठीक है, ये तो याद ही रहेंगी आपको। बट आपको ये जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं केरल, गोवा और कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी? कन्नड़। ठीक है, केरल में मलयालम एंड गोवा में कोंकणी। याद रखेंगे, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी एंड कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। वो नाम से ही याद रहेंगे आपको। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलवे टिकट में क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, हम लोग आपने देखा होगा रेलवे का जो टिकट होता है उसमें ना ही यात्री का नाम लिखा होता है। ठीक है, आप कभी जाएंगे टिकट खरीदेंगे तो देखिएगा ना ही आपका उसमें टिकट में आपका नाम लिखा होगा और ना ही कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी आपके बारे में। रेलवे टिकट में जो लिखा होता है वो सिर्फ इतनी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या लिखी होती है? ट्रेन का नंबर। ठीक है, एक तो ट्रेन का नंबर लिखा होता है। दूसरी चीज़ क्या लिखी होती है? सफ़र शुरू होने की तारीख। उसके बाद जो तीसरी चीज़ लिखी होती है वो बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा होता है। ठीक है, किस डिब्बे में आपकी सीट है। ठीक है, उसके बाद किराया लिखा होता है कि कितना किराया आपको देना है और उसके बाद दूरी लिखी होती है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि रेलवे टिकट आपको देखना है। ठीक है, और उसको देख के बताना है कि रेलवे टिकट में क्या क्या चीज़ें और लिखी रहती हैं। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में वो इस बारे में है कि आंध्र प्रदेश है एक ऐसा राज्य जिसमें कि लोगों का एक विशेष समूह, ठीक है, एक समूह होता है वो विशेष कैंप लगाता है। और वो विशेष कैंप किस लिए लगाता है? कहाँ पर लगाता है? पहली बात तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक विशेष कैंप लगाया जाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो एक विशेष कैंप लगाता है कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को वापस से स्कूल भेजने में मदद करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? वो हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कबड्डी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो कबड्डी के और कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये स्थानीय नाम है कई जगह के। तो कबड्डी को किन नामों से जाना जाता है देख लेते हैं। पहला नाम है चेडू-गुडू। ठीक है, चेडू-गुडू नाम से कबड्डी को जाना जाता है। और हुतुतु। ठीक है, हुतुतु से भी किसको जाना जाता है? कबड्डी को। उसके बाद थर्ड जो नाम है कबड्डी का वो कौन सा है? हाडुडू। ठीक है, हाडुडू भी क्या है? कबड्डी का गेम ही है। और जो फोर्थ जो नाम दिया गया है एनसीईआरटी में वो दिया गया है छू किट किट। ठीक है, किसको बोलते हैं? कबड्डी को ही छू किट किट बोलते हैं। कितने फ़नी नाम है। एनीवे, ठीक है, और भी नाम होते हैं कबड्डी के। तो हमें बेसिकली 4 दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो हम लोगों ने चारों डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये देख लेते हैं कि कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, याद रखना है कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7 तो कोर्ट में रहते हैं, बाकी जो 5 खिलाड़ी होते हैं वो रिजर्व रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 कोर्ट में रहते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए आप इस पर। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, ठीक है, इस पर आप लोग लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने स्टार लगाना चाहें। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हमारे कर्णम मल्लेश्वरी से। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? ये एक वेट लिफ्टर है।
और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इनसे रिलेटेड कि जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। ठीक है, कब से? 12 साल की उम्र से। उसके बाद अब यह एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं। कितना? 130 किलोग्राम तक। और उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके बारे में, उनकी 4 बहनों के बारे में। उनकी 4 बहनें भी क्या करती हैं? रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो कौन से हैं? एक तो पहला पॉइंट कि ये एक वेट लिफ्टर है। दूसरा पॉइंट ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तीसरा पॉइंट ये इन्होंने 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और ये अब 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं। और उन्होंने भारत के लिए कितने मेडल जीते हैं? भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो है हमारे क्लास 4th की EVS के की पॉइंट्स। ठीक है, जो कि हमने सिर्फ अभी आधे ही कर पाए हैं और क्लास 4th की EVS के आधे जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग अस और हमारे वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप लोग को PYQ सीरीज़ भी देखनी है तो उसका जो लिंक है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो PYQ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन देखेंगे जाके डायरेक्ट पेपर में। ठीक है, तो सारी गलतियाँ आप लोगों को कहाँ करनी है? सारी गलतियाँ आपको यहीं करके जानी है। ठीक है, ताकि पेपर में कोई गलती ना हो। तो आप लोगों को PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, पेपर से पहले जितने हो सके उतने देख लीजिए। ठीक है, और ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें हमारे वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।